Hello friends, as you know my name is Sudhin Das Digam and आज हम जहाँ तक 12th का आपका क्लास हो चुका था उसके आगे के क्लास तो ऑनलाइन एम्बिशन क्लास पब्लिश कर रहा है। जैसा कि हमने थोड़ा सा आपको पहले सिलेबस बता दूँ कैसे चल रहा था कहानी। हम पहले चल रहे थे आपके 12th में जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट जो था वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ये था फर्स्ट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद आपका सेकंड डिपार्टमेंट था ऑप्टिक्स और थर्ड डिपार्टमेंट आपका मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं पीछे के क्लास से आपको मैच करके बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने कहा था कि ये अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स चलने वाले हैं। 4 मंथ्स आपके चलने वाले हैं। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स आएगा, उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। सबसे पहला ब्रांच था इलेक्ट्रो वन। दूसरा हमने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रो 2। इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2। तीसरा आपका है कैपेसिटर। इलेक्ट्रो 1 के अंतर्गत हम पढ़ते थे काइनेमैटिक्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? इसके अंदर हम कूलम्ब्स के नियम को पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और हम इसके अंदर काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, काइनेमैटिक्स इलेक्ट्रो 1 में काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रो 2 जो था उसमें हम 2 टाइप की बातें पढ़े हैं, जिसका पहला नाम था आपका गॉस लॉ और दूसरा था आपका कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ और कंडक्टर, इसकी पूरी चर्चा हम कर चुके थे इलेक्ट्रो 2 के अंतर्गत। गॉस लॉ हमने पूरा पढ़ा था और हमने कंडक्टर के बारे में पूरा पढ़ा था इलेक्ट्रो 2 के अंतर्गत। हमने कहा था कि कैपेसिटर को पढ़ने के लिए आपको करंट की जानकारी होनी चाहिए, तो करंट की जानकारी होगी और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो 2 आप आसानी से कैपेसिटर को पढ़ लेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हमने 3 पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, डिपार्टमेंट आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा था कि दरअसल की बुक में आप देखोगे तो कैपेसिटर आपका 3 नंबर में मिल जाएगा, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ लेते हो तो कैपेसिटर पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे जो आपका क्लास में चल रहा था, उसके बाद हम कैपेसिटर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा डिपार्टमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। उसके बाद पांचवा जो है वो आपका है मैग्नेटिज्म। पांचवा आपका मैग्नेटिज्म है। उसके बाद छठा जो है EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सातवां जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन हम लोग अलग डिपार्टमेंट में इसको पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, AC करके पढ़ते हैं इसको, AC। उसके बाद हम सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये पूरी डिपार्टमेंट थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। कभी कभी लास्ट डिपार्टमेंट में जैसे जेईई मेंस के सिलेबस में एक और टॉपिक दे दिया जाता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेईई मेंस के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर हम ब्रीफली जानकारी लेंगे। अभी हमारा सिलेबस जो चल रहा था वो कैपेसिटर को पढ़ने के लिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके क्लास में चल रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपको थोड़ा सा 2-3 क्लास हुआ ही था, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू से पढ़ा देते हैं आपको, जिससे कैपेसिटर को पढ़ने में बहुत आसानी होगी और हमारा जो इलेक्ट्रो का पूरा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रोस्टेट्स का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए चलते हैं। उसके बाद आपको ऑप्टिक्स आएगा, उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स आएगा,
नाउ हमारा जो टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम कैपेसिटर की तैयारी करेंगे बढ़िया से, और कैपेसिटर में जाएंगे। जाने से पहले हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, सर्किट थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कैपेसिटर को सर्किट के अंदर लगाओगे और सर्किट के अंदर लगाकर पूरी कहानी उसका हम पढ़ेंगे। इसलिए हम सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर तेज हो रहा है तो आप यूट्यूब बटन में जाइए, उसको स्लो कीजिए, आराम से देखिए। मैं इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका जो MB है वो कम लगे और आसानी से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकें, इसलिए हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं कि मुझे पूरा मेमोराइज है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन क्लास के प्लेटफॉर्म पर हमने 3 साल पढ़ाया, यही टॉपिक सब कुछ डिजाइन है दिमाग में। आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लो, और किसी को लग रहा है स्लो हो रहा है तो आप फास्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पढ़े हुए हो तो। चलो इलेक्ट्रिक करंट, आइए इलेक्ट्रिक करंट की तरफ हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, दरअसल इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज के मोशन के बारे में, चार्ज एक स्थान से दूसरे, चार्ज बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, चार्ज कैरी करने का इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन बोलिए या तो प्रोटॉन तो आपको फ्लो नहीं करता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। और अगर बैटरी के अंदर चले जाते हैं तो आयन फ्लो करते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन भी लिए जाते हैं, नेगेटिव आयन भी फ्लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द बैटरी। ओके, ये सारी बातें मैं आपको क्लास में सारी बातें आपको आगे बताऊंगा। जब बैटरी लेते हैं उस समय में हम पॉजिटिव आयन को भी फ्लो कराते हैं, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखें, कंडक्टर में पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो होता करंट में, दरअसल नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मुक्त होते हैं कंडक्टर के अंदर, इसलिए वो फ्लो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडक्टर अभी तक जो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंडक्टर, हम चार्ज के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट करते हुए पढ़ेंगे। लेकिन जब बैटरी के अंदर जाएंगे तो बैटरी के अंदर हम, क्योंकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो आफ्टर रिएक्शन के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं और आयन में टूट जाते हैं, तो आयन वहाँ पर फ्लो करता है। उसमें हम पॉजिटिव आयन को भी फ्लो करा सकते हैं, नेगेटिव आयन को भी फ्लो करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो वहाँ पर हम आयन में पॉजिटिव को फ्लो कराएंगे, लेकिन दरअसल यहाँ पर जब कंडक्टर पढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो सारी बातें आपको खुलेगी। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, क्योंकि आप हिंदी वाले भी हो, थोड़ा सा मैं हिंदी को बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्युत धारा, बेसिकली विद्युत धारा, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द स्टडी ऑफ, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द स्टडी ऑफ, is the study of flow of charge। ओके, चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, एट द चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। दरअसल सेकंड डिफिनीशन जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने 10वीं में भी पढ़ा था, 9वीं में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट जो है, चार्ज के स्टेप फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। The department of science in which, the department of physics in which we study about flow of charge, okay, electric current. Now इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको हम दूसरे तरीके से डिटरमाइन करें, क्योंकि हायर क्लास में हम आ चुके हैं तो हायर की तरीके से समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज called current electricity, it's called current electricity, the rate of flow of charge is called current electricity। means to say, अगर हम current electricity को I से इंडिकेट करें, करंट को, ओके, करंट को अगर हम I से इंडिकेट करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा Q जो हो गया वो हो गया चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ ये चार्ज हो गया। और टी dt जो हो गया वो हो गया टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड टोटल टाइम टेकन। जब इसका रेट हम लेते हैं, रेट मतलब आपका टाइम डिटर्मिनेशन से है, अगर टोटल चार्ज को अगर हम समय के साथ फ्लो कराते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इज द डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू यहाँ पर ये डेल्टा है, इसको ए नहीं समझेंगे, डेल्टा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस करंट को हम कहते हैं, जब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज और टोटल टाइम लेते हैं, इस करंट को हम कहते हैं एवरेज करंट, इसे हम कहते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट
इट इज इंडिकेटेड बाय दिस वे, ओके, इसे इस वे से इंडिकेट करते हैं। आप लोगों को क्लास में बताया गया होगा, अगर आप लोग क्लास किए होंगे, पीछे क्लास की बातें हैं, इसे हम इस तरह से इंडिकेट करते थे और इसको बराबर हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखे थे, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा टी लार्ज अमाउंट है, लार्ज चेंज इसको कहा जाता है। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज होता है, मतलब समेशन टोटल हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। किसी सेक्शन में टोटल जो चार्ज है और टोटल टाइम का इंटरवल है उसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो आपका एवरेज करंट आता है, क्लियर। एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमने जैसा देखा। अब छोटी सी बात मैं कहता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे। जब हमने क्या किया कि डेल्टा क्यू और डेल्टा टी हमने यहाँ लिया, ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पर लिमिट लगा दिया, लिमिट, और लिख दिया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा, एकदम बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल अगर हम लेंगे तो उस समय में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होगा वो चेंज हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी में। डी क्यू शो करता है कि स्मॉल चेंज के बारे में, डी क्यू शो करता है स्मॉल चार्ज अमाउंट के बारे में, डी टी भी स्मॉल चार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में शो करता है। तो जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर लेंगे, मतलब कि टाइम को हमने बहुत क्या कर लिया, बहुत कम कर लिया। तो टाइम को जो ही हम बहुत कम करेंगे तो आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी क्यू बाई डी टी। इस करंट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। हिंदी में इसको कहते हैं तत्क्षणिक, तत्क्षणिक विद्युत धारा। मतलब एकदम इंस्टेंट, एकदम छोटे से टाइम इंटरवल पर जो करंट आएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस करंट होगा, तत्क्षणिक विद्युत धारा हम इसको कहते हैं, क्लियर। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। अब छोटी सी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं कि सर क्या हम इंस्टेंटेनियस करंट से हम करंट एवरेज करंट में जा सकते हैं, या एवरेज करंट से आप इंस्टेंटेनियस करंट में आ सकते हैं। तो हमने कहा हाँ आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले हम छोटी छोटी बात जान लें पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि करंट जो है उसे आप आई से इंडिकेट करते हैं, और ये जो है एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। छोटी छोटी बातें क्योंकि बेसिक चल रहा है आज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे फंडामेंटल आप कहते हो। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी करंट जो है वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, या आप बोल सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपने बचपन के दिनों में 7 आधारी भौतिक राशि पढ़ा था, उसमें से ये जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो हो गया एसआई यूनिट, तो उसको थोड़ा सा इलॉबरेट कर दे। हमारे पास चार्ज बराबर हो गया डी क्यू बाई डी टी, ओके, चार्ज बराबर हो गया डी क्यू बाई डी टी। चार्ज का करंट बराबर हो गया आपका डी क्यू बाई डी टी। तो चार्ज का जो मात्रक होता है वो कूलम, चार्ज का मात्रक कूलम, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हम इसका ऐसा यूनिट कह सकते हैं कूलम बटे सेकंड। जब हम 1 कूलम चार्ज को अगर इकाई सेकंड में पास कराते हैं तब उसे हम 1 एम्पियर बोला जाता है, 1 एम्पियर का करंट बोला जाता है। और एम्पियर साहब ने ये बातें बताई थी, इसलिए एम्पियर के सम्मान में उसे 1 एम्पियर रखा गया। इसलिए ऐसा यूनिट जो हो गया आप एम्पियर आप बोलोगे, इसे ए से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अगर आप डायमेंशन की जहां तक बात करें, डायमेंशन जो हो गया, क्योंकि ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका एक यूनिक डायरेक्शन होगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसका डायमेंशन जो हो गया, या तो आप ए लिखो, नहीं तो आप आई लिखो, ये दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है करंट, तो इसलिए हम इसको ए या इसको आई से हमने इंडिकेट कर दिया। आप इसे नोट करो, मैं तब तक इधर मिटाता हूँ। तो हमने ए और आई से इंडिकेट कर दिया अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली, ओके, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनली हमने ए और आई से इंडिकेट कर दिया। यहाँ से हम चार्ज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। वैसे उतनी बातें नहीं करनी है, लेकिन मैंने बताया था जब चार्ज पढ़ा रहा था, चार्ज के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो मैंने कहा था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो उसका डायमेंशन निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी बताया था। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि चार्ज बराबर क्या होगा, डी क्यू बराबर आई डी टी, यस और नो। तो डी क्यू हो गया चार्ज, तो इसका अगर डायमेंशन निकालने की बात करोगे तो क्या होगा, इसका डायमेंशन निकालने की बात करोगे तो आई मतलब हो गया करंट, करंट का डायमेंशन हो गया ए, और टी का डायमेंशन हो गया टी, तो आपका इसका डायमेंशन हो गया ए टी लिखो या आप आई टी लिखो, क्लियर। तो आप चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो ए टी या आई टी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था थोड़ा सा कन्वर्जन हम देखेंगे कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस करंट से कैसे एवरेज करंट की तरफ जाएंगे, और एवरेज करंट से कैसे इंस्टेंटेनियस करंट की तरफ आएंगे। लेटस यहाँ पर हम देखेंगे, लेटस कंसीडर, हमने लिखा कि I बराबर आपका डी क्यू बाई डी टी। ध्यान से देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अगर डी टी है तो इसका मतलब आई जो होगा वह टाइम के फंक्शन का होगा। इसका मतलब आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये इस तरह से हो सकता है, सॉरी ये टी यहाँ पर Q जो होगा टाइम के फंक्शन का होगा, Q जो होगा टाइम का फंक्शन का होगा और उसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा I आ जाएगा। बट हम जानते हैं एवरेज करंट इज इक्वल टू, लेकिन हम जानते हैं एवरेज करंट इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, जब टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एवरेज। दिस इज एवरेज, एवरेज इसको इंडिकेट किया एवरेज से, ठीक है। तो टोटल चार्ज और टोटल टाइम जिसको आप डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कहते थे, तो मतलब अगर हम सर डी क्यू को टोटल निकाल लें और टोटल टाइम कर दें तो क्या यह एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी हम आपको इस अल्टरनेटिंग करंट में करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में आपके घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे। जब हम ईएमआई के बाद अल्टरनेटिंग करंट में पहुँचेंगे वहाँ भी हम इस एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आई जो आ गया आपका एवरेज, एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब टोटल टाइम, टोटल चार्ज, डेल्टा डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम, ठीक है। दिस इज नॉट ए, दिस इज डेल्टा, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ से टर्मिनोलॉजी को लेके चले, क्या हम आई को ऐसे लिख सकते हैं सर, आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। थोड़ा सा इसको हटा दें, है ना, हमको आसान हो जाएगा समझाना। आई डी टी एज यू नो, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, वो फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में होगा तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो आई डी टी बराबर डी क्यू। अब हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दिया टोटल निकालने के लिए। बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, ये हो गया जीरो से लेके कैपिटल क्यू हो गया, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकल गया। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा देंगे डी टी, टी1 से लेकर टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल ले लेंगे, या आप जीरो से लेके, क्योंकि यहाँ जीरो है, जीरो से लेके अगर टी फाइनल ले लें तो क्या टोटल करंट की बातें हो जाएगी। टोटल चार्ज बराबर टोटल इतना, ये कहानी हो गया। टोटल चार्ज जो निकलेगा, ये कैपिटल क्यू जो निकलेगा वो इंटीग्रेशन आई डी टी के टर्म में आ गया। यही आपका डेल्टा क्यू है, यही आपका क्या है डेल्टा क्यू है, जिसको हम कहते हैं टोटल चार्ज। अब मैंने क्या किया सर, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया कि डेल्टा क्यू के स्थान पर इस पूरे टर्मिनोलॉजी को उठाकर रख दिया, इस पूरी टर्मिनोलॉजी को उठाकर रख दिया। तो डेल्टा क्यू बराबर हो गया आपका इंटीग्रेशन आई टी डी टी, टाइम जीरो से लेके टी तक, और टोटल टाइम हमको करना था तो हमने डी टी का इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके टी तक। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपका निकला, ये जो करंट निकला, ये भी आपका करंट है। तो ये करंट जो हो गया वो आपका एवरेज करंट आ गया। क्या हो गया, एवरेज करंट, एवरेज करंट। इफ यू हैव टू नो instantaneous current, then we use this way and you have to find average current, okay. This is the formula of average current, integration IT dt by integration dt, okay. Now हम एक क्वेश्चन कर लें इस पर तो अच्छा रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम है हमारे पास, बहुत शानदार प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो, बहुत सुंदर क्वेश्चन। आप होमवर्क के रूप में ऐसी और का क्वेश्चन करते जाओ, लगातार ऐसे होगा, शुरू से क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज का फटाफट क्वेश्चन बनता चला जाएगा। होमवर्क भी आपका रहा, आप लगातार मेरे साथ चलो, एम्बिशन आपके साथ है सफलता के सफर में। चलिए अब हम चलते हैं, एवरेज करंट हमने निकाल लिया, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई टी डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, ओके। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, आई टी, I is the function of time is equal to 3t square, 3t square plus 2t plus 5. This is current, okay. This is current in the function of time. Now we have to find instantaneous current. Now we have to find average current. Question लिखता है find average current. Find average current. Find average current. Now we have to know, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। आप स्क्रीन पॉज करो और बनाओ, मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करके बनाओगे, उसके बाद मिलाओगे क्वेश्चन को। चलिए आप यहाँ पर देखते हैं आई टी, ये आपको दिया हुआ है, आई बराबर हो गया आपका डी क्यू बाई डी टी। सॉरी, आई को डायरेक्ट हम एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, उतना करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इंटीग्रेशन आई टी डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। छोटा सा एक पॉइंट इसमें छूट गया, टी बराबर आप जीरो से लेकर
t बराबर 2 सेकंड तक आप निकालो कितना करंट एवरेज करंट रहा। t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकंड तक आपको निकालना है। चलिए हम करते हैं इस इंड में, मतलब कि हमको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेकर 2 सेकंड तक आपको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? अगर मिनट में रहे क्वेश्चन तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे और आसानी से आपकी कहानी बन जाएगी। चलिए अब हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन 3t², ध्यान से देखेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जो बच्चे कमजोर हैं ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन इस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर हमने लगा दिया dt तो dt हो गया और नीचे में हमने कर दिया इंटीग्रेशन dt। ओके, इंटीग्रेशन dt कहाँ से कहाँ टाइम, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। ध्यान से देखेंगे हमने लिखा यहाँ पर 3t²। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस में कांस्टेंट। अगर यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तब ये कांस्टेंट नहीं आता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हमको कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पर 3t² है तो हम इस कांस्टेंट को ले लेंगे और पावर में हम एक जोड़ के पूरा पावर नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बारी बारी से हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद हम लिमिट डालेंगे। यहाँ पर हो गया 3t2+1/3, ठीक है। कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो गया कुछ इस तरह से। लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट कितना है 2। ये हो गया पहला इंटरवल, पहला जो टर्म है उसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद 2t² का इंटीग्रेशन, 2t का इंटीग्रेशन 2t²/2। ओके, तो 2/2 इंटू t²। लिमिट डालेंगे कहाँ से कहाँ, लिमिट 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। 5 का इंटीग्रेशन 5t, 5 का इंटीग्रेशन 5t, तो t हमने लिख दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। क्लियर? अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t होता है और इसमें अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाले तो अपर लिमिट 2 हो गया, तो 2 - 0 = 2, तो नीचे में हो गया आपका 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करें, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t पर पावर 3, तो t के स्थान पर जब 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। तो मतलब कि ये टर्म जो हो गया यहाँ पर आपका 8 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन t² = 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, तो मतलब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी आएगा वो कितना आएगा, वो 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं t है तो अगर यहाँ पर 2 रखेंगे उसके बाद 0 रखेंगे तो 2 -0 = 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ये हो गया 10। बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 2, बटे में हो जाएगा 2, तो आपका कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 10 22, ऑब्वियसली 22/2, 22/2 = 11 एम्पियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। एवरेज करंट इज इक्वल टू 11 एम्पियर। ओके, नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को अगर दूसरे टाइम से करें, हमने क्या किया कि आपको पता था कौन सा, आपको पता था इंस्टेंटेनियस, उससे हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। अगर आपको चार्ज पता हो तो करंट कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, चार्ज आपको पता हो तो करंट कैसे निकालेंगे। चार्ज आपको पता हो, जैसे Q इज द फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, आपका दे दिया 3t² + 2t, 3t² + t, है ना, दिस इज द चार्ज। इतना कूलम का चार्ज दे दिया, आपको कहता है कि फाइंड आउट करंट, हाउ टू कैलकुलेट करंट। तो करंट निकालने के लिए हमको पता है कि जब चार्ज आपको पता है टाइम के फंक्शन में, तो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, करंट निकालने के लिए हमको dq/dt करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब चार्ज जो होगा टाइम के फंक्शन के रूप का होना चाहिए। चार्ज जब होगा टाइम के फंक्शन के रूप का तब इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। चलिए आगे, यहाँ पर 3t² + t है, 3t² + t है, और हमने यहाँ पर दे दिया dt, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में यहाँ दिखा दूं, a × x⁴n। इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो डेरिवेटिव डायरेक्ट बताते हैं, a से आपने n को मल्टीप्लाई कर दिया और n - 1 कर दिया पावर में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a × n हो जाएगा, और जब हम पावर को घटाएंगे n - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डेरिवेटिव है, हमने इस तरह से डेरिवेटिव निकाला, यही पैटर्न से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत आसान सा डेरिवेटिव, आज बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, क्योंकि आप हमसे जुड़ जाइए बढ़िया से। एडमिशन क्लास आपके सक्सेस के लिए जाना जाता है। 3 दूना 6, 6t, यहाँ पर हो गया आपका 6t, यहाँ पर कितना हो गया, t का डिफरेंशिएशन आप जब करोगे dt/dt = 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3t² का इंटीग्रेशन हो गया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 =
6 और 2 में से जब 1 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो आपका हो गया 60, 60 + 1, दिस इज द आपका करंट की कहानी है। अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहे आपने एम्पियर इतना एम्पियर निकाल लिया, अगर आपको बोल दे कि t बराबर 2 सेकंड पर आप करंट निकालो, t बराबर 2 सेकंड पर आप करंट निकालो, तो आप यहाँ पर टाइम में क्या कर देंगे, 2 सेकंड रख देंगे। क्या रख देंगे, 2 सेकंड रख देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया 6 × 12 + 1 मतलब कि 13 एम्पियर। क्लियर, 13 एम्पियर का करंट हो गया। मतलब आपको चार्ज का फंक्शन टाइम के रूप में पता हो तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको इंस्टेंटेनियस करंट पता हो तो आप एवरेज करंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एससी वर्मा के बुक में जाएंगे, जैसा कि मैं सिलेबस में पढ़ाता भी था, एससी वर्मा के बुक में जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप लगातार बना सकते हैं। स्टार्ट किए आपको I = dq/dt। ध्यान से देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हमने चार्ज के बहुत सारे बुक में लिखा था, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहाँ पर मैंने आपको बताया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कह दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ करंट कब होगा, जैसे हमने कह दिया कि कोई 1 कूलम, कोई रामलाल है, उसके शरीर से अगर 1 कूलम का चार्ज अगर एक साल में बहा, तो क्या हम करंट की बातें चर्चा कर सकते हैं वहाँ पर? तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि 1 कूलम का चार्ज अगर 1 घंटे में ही कर लेते तो 1 घंटे में आपका हो गया कितना सेकंड, 60 × 60, तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड हो गया, तो करंट का अमाउंट छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। तो वो उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट निकालना कोई उतना जरूरी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा हो जाएगा। लेकिन यही बात बोले कि करंट जो है किसी के शरीर से, मान ले कि आपके शरीर से करंट अगर 1 कूलम का चार्ज ही हमने 0.11 सेकंड से पास करा दिया। ध्यान से देखेंगे, अगर हम 1 कूलम का चार्ज 0.01 सेकंड से पास करा दिया, तो जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, मतलब आपके शरीर से 100 एम्पियर का करंट बह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बहुत कम करंट अमाउंट का करंट आपके शरीर से बह रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 एम्पियर का करंट बह रहा है। इसका मतलब रेट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, देन रेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पावर जैसे आप पढ़ते हैं, एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर जो हो गया वो एनर्जी डिलीवर का रेट होता है। तो करंट भी एग्जिस्ट करेगा जब आप रेट की बात करोगे, ठीक है, रेट की बात करोगे तब करंट एग्जिस्ट करेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट में आप टाइम ले लेते हो और चार्ज को बहुत कम फ्लो कराते हो, तो करंट वहां पर बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम इंटरवल, जैसे मैंने कहा कि आपके शरीर से 0.01 सेकंड में 1 कूलम का आवेश पास कर गया, तो आप यहाँ पर 100 एम्पियर हो सकता है कि यह 0.01 सेकंड आपके जीवन का बहुत अनमोल क्षण हो सके, आप इसके बाद एग्जिस्ट ना कर सके। इतना कम अमाउंट का आपका टाइम हो गया, 0.01 सेकंड में अगर फ्लो कर जाए 100 एम्पियर का धारा बहने लगता है। इसलिए रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जानकारी प्राप्त किया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कन्वेंशनल थॉट पर। क्लियर, चलिए कन्वेंशनल थॉट पर। थॉट फॉर फ्लोइंग चार्ज। लेट अस कंसीडर, हमने एक कंसीडर किया यहाँ पर एक कंडक्टर, ठीक है, हमने एक कंडक्टर यहाँ पर कंसीडर किया। इलेक्ट्रो 2 में जैसा आपकी कंडक्टर पढ़ चुके हैं, हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया। कंडक्टर के अंदर ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया। पोटेंशियल ड्रॉप के बाद ही करंट आपका फ्लो करेगा। एक स्तर पर पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, है ना, दोनों छोर पर, तो करंट आपका फ्लो करेगा। एज फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने लोग बोलते हैं कि करंट जो है वो आपका हायर से लोअर की तरफ आसानी से फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है, और करंट को वो ऐसे समझ लेते हैं कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ, ऐसा वो बोल देते हैं। दरअसल पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के अंदर तो फ्री कौन है? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, केवल इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो मूव किसको करना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को तो मूव नहीं करना चाहिए था। तो लोग ऐसा बोल देते हैं कि E+ जो है आपका चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका हायर से लोअर की तरफ जा रहा है ना, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव से आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन कन्वेंशनली बात है कि इसके अंदर फ्री कौन है? ठीक, तो इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है, दरअसल इलेक्ट्रॉन जो है
वो आपका लोअर से हायर की तरफ जाता है। इन नॉर्मली जब हम बैटरी लगा देते हैं तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस के कारण कुछ उलट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें अप्लायंस में देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ई माइनस जो होगा वो लोअर से हायर की तरफ आ रहा है। दरअसल वो इधर से इधर आ रहा है, लेकिन हर समय में आपके क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया था तो स्टडी में थोड़ा सा दुविधा हो जाता है स्टडी करना कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस दिशा में लिया और चार्ज को उसके विपरीत दिशा में मोशन कराया। इसलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसे एक पॉजिट्रॉन का नाम दे दिया, पॉजिट्रॉन का नाम दे दिया। और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में, दरअसल रियलिटी में कौन फ्लो करता है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, रियलिटी में आपका करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, प्रोटॉन कैरी करेगा। प्रोटॉन तो नाभिक में है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो कंडक्टर के अंदर कौन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते तो वही मूव कर सकते हैं, लेकिन इसी का एक विकल्प ले लिया गया पॉजिट्रॉन, और अकॉर्डिंग टू पॉजिट्रॉन वी स्टडी द फ्लो ऑफ चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट आल्सो डिजर्व इट, ओके, करंट आल्सो इसी दिशा में डिजर्व करता है। तो ये था कन्वेंशनली थॉट। हम भी आपको जो पढ़ाएंगे वो पॉजिट्रॉन के हिसाब से ही आपको पढ़ाएंगे। जब भी मैं चार्ज के फ्लो की बात करूंगा तो आपको पॉजिट्रॉन की बात करूंगा पूरे स्टडी में। इलेक्ट्रॉन रियलिटी में फ्लो करते हैं नेगेटिव टू हायर, लेकिन इसके डायरेक्शन विपरीत हो जाते हैं जिसमें अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम भी क्या लेके चलेंगे, पॉजिट्रॉन को लेके चलेंगे, क्लियर। तो ये आपका कन्वेंशनल थॉट था कि इन रियलिटी आप कंडक्टर की जो ही बात करते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज में हमको कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें वायर की जरूरत पड़ेगी, तो कंडक्टर की बात करेंगे। उसके अंदर आप प्रोटॉन को आप मोशन नहीं करा पाओगे, प्रोटॉन को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो मोशन कौन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से मोशन इलेक्ट्रॉन करेगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत हो जाती है, जिसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वे वी स्टडी द पॉजिट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन के सीधे विपरीत प्रकृति का नेचर का जो होता है सेम टू सेम, वो आपका पॉजिट्रॉन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पॉजिट्रॉन वी स्टडी द करंट, ठीक है। तो ये आपका कन्वेंशनल थॉट था, आप हमेशा याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत, इलेक्ट्रिक फील्ड के किस दिशा में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो आप बताओगे क्या, आप बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन हमारी स्टडी जो होता है ई प्लस के आधार पर होती है। सब टॉपिक इज करंट डेंसिटी। जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा फोटो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये हमने बड़ा सा फोटो लिया, ठीक है, और कुछ इस तरह से हमने पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया। ये जीरो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, इसको हम हाई पोटेंशियल लगाएंगे, हाई पोटेंशियल, और ये आपका लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो एक आपका हायर पोटेंशियल, एक आपका लोअर पोटेंशियल, मींस टू से चार्ज का फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल बराबर भी होता है तब पर भी चार्ज का फ्लो होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। सेम पोटेंशियल में भी चार्ज का फ्लो होता है, आपको बढ़िया से बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सर्किट के सिचुएशन के आधार पर सेम पोटेंशियल से भी चार्ज फ्लो करते हैं। लेकिन अभी जान लें कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। इसके अंदर हम चार्ज डेंसिटी की बात, करंट डेंसिटी की बात करेंगे। इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से बह रही है, ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से हमने करंट को बहा दिया। अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन काट लूँ, यहाँ पर मैं एक सेक्शन काट लूँ, यहाँ पर जो सेक्शन काटूंगा इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस-सेक्शन, वो हमने कैपिटल ए ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस-सेक्शन, क्लियर। इधर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने आई ले लिया, इधर जो फ्लो कर रहा है करंट वो हमने आई ले लिया है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस-सेक्शन से वो करंट आगे बढ़ रहा है। तो करंट डेंसिटी में हम क्या करेंगे, करंट डेंसिटी कहता है कि करंट डेंसिटी जिसे हम जे से इंडिकेट करते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज का जो करंट का जो फ्लो होता है, सॉरी फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट के फ्लो बटे हम एरिया करेंगे, जहां पर एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, अर्थात जे बराबर हम आप लिख सकते हैं आई बाई एरिया, आई बाई एरिया। लेकिन इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से है तो यहाँ पर एंगल देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसके बीच, तो वो 90 डिग्री है, ध्यान से देखें वो आपका 90 डिग्री है। और एरिया जो है वो आपका एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर के पास अपना एक डायरेक्शन होगा, वेक्टर के पास अपना एक डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन होगा तो कुछ बातें और निकल के सामने आ जाएगी। यहाँ पर कुछ ये मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, आप टेंशन ना लें, ये करंट डेंसिटी आपकी है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई एरिया, आई बाई एरिया, आई इज द करंट, आई इज द करंट फ्लो इन द I is the current flow in the conductor, बहुत सुंदर। चलिए आप आगे देखें, कंडक्टर, I is the current flow in the conductor according to higher potential to lower potential। ये हो गया आपका वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने क्या किया कि कोई जरूरत नहीं है ऐसा एरिया तो हमेशा रहे, हमने क्या किया कि एरिया कुछ इस तरह से हमने ले लिया, ध्यान से देखें, एरिया हमने कुछ इस तरह से ले लिया, एरिया हमने इस तरह से ले लिया। क्या एरिया करंट को इफेक्टेड करेगा? नहीं, करंट तो वैसे भी अभी भी वैसे ही बहेगा, लेकिन करंट ऐसे बहेगा। लेकिन अब एरिया किधर हो गया? पहले एरिया यहाँ था इसी के अलाउंग, अब एरिया जो हो गया वो एरिया अब यहाँ आ गया, ये आपका एरिया हो गया, ये आपका एरिया हो गया। मान लीजिए कि इस एरिया का नाम हमने ए डैश मान लिया, ये एरिया, और एंगल यहाँ पर क्रिएट कर दिया कितना? थीटा। एंगल कितना क्रिएट कर दिया? थीटा क्रिएट कर दिया। एरिया हो गया ये, क्योंकि एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पर एरिया जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो सरफेस तो भाई ऐसा हो गया, सरफेस अब कैसा हो गया? ऐसा टिल्टेड हो गया, तो एरिया तो अब ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये थीटा है। तो आप हमेशा छोटी सी बात याद रखें, आप छोटी सी बात याद रखें, ये जो एरिया होता है, एरिया जो होता है, दिस इज द कंपोनेंट एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज द कंपोनेंट एरिया, ध्यान से देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर along the direction of current, along the direction of करंट मीन्स टू से, यहाँ पर जो हम एरिया लेने वाले हैं आई के साथ जो एरिया बट्टा में लेने वाले हैं, वह एरिया वेक्टर का क्या होना चाहिए? वैसा कंपोनेंट होना चाहिए जो करंट की दिशा में होना चाहिए, करंट के पैरेलल होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं, करंट की दिशा में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कर दिया भैया जे बराबर करंट की दिशा में कौन सा एरिया है? करंट की दिशा में जो आपका ए है वो ए का मान जो हो गया, ए डैश का क्या हो गया? ए डैश का हमने लिख दिया कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जब थीटा लगा हो, थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसमें लगता है कॉस थीटा, और दूर वाले में साइन थीटा। आप जानते हैं काइनेमेटिक्स के आधार पर। यहाँ पर मैं छोटी सी बात बता दूं, याद कर लेंगे आप अपने आप को। यहाँ पर ये अगर एरिया डैश है, ये आपका थीटा है, तो थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो आपका होता है कॉस थीटा, और थीटा से जो हटा हुआ कंपोनेंट होता है वो आपका होता है साइन थीटा। व्हेन एंगल इज 90, when angle is 90 within the component, अगर कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 हो तो थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसमें लगता है ए डैश कॉस थीटा, और थीटा से जो हटा हुआ कंपोनेंट होता है उसमें लगता है ए डैश साइन थीटा। तो ये इसके आधार पर हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर यहाँ पर एरिया हम पुट कर रहे हैं तो वो एरिया जो होगा वो उस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट होगा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली रूप से क्या लिख सकते हैं? आई बराबर जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा, जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। अब थोड़ा सा बात देखें, यहाँ पर कि कंपोनेंट ऑफ एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो यहाँ पर कंपोनेंट हमने लगाया, इस एरिया का जो कंपोनेंट हो गया वो ए डैश कॉस थीटा है, ए डैश कॉस थीटा हो गया। तो ये ए डैश कॉस थीटा हो गया। तो अगर हम इसको जनरलाइज कर लें, तो जे बराबर हम लिख सकते हैं आई
आई और एरिया, ए ले लेते हैं, ए डैश को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, ए डैश को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, तो ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा। बड़े ध्यान से देखें तो एरिया जो है एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है। अगर आई वेक्टर जैसा हो जाए, दरअसल ये वेक्टर नहीं है, ना ही स्केलर है, ये क्या है, टेंसर है। आप इसकी बातें आपको बताया जाएगा टेंसर क्यों है, ये टेंसर है। लेकिन आप अगर ऑप्शन में दिया जाए वेक्टर और स्केलर की बात, तो आप क्या बताओगे, वेक्टर और स्केलर की बात दिया जाए तो आप स्केलर को प्रेफर करोगे। तो जे बराबर हमने लिख दिया आई ए कॉस थीटा, इसकी पूरी बात जानकारी हम अगले लेक्चर में देंगे। आई ए कॉस थीटा, ये एरिया जो हो गया वेक्टर है। अगर आई भी वेक्टर जैसा हो जाए, वेक्टर जैसा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जे बराबर आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बराबर आपका आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं, आई डॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं आई ए कॉस थीटा। क्या ये आई ए कॉस थीटा के रूप का था? हाँ सर, ये आई ए कॉस थीटा का रूप का था। इसका मतलब जे बराबर आप लिख सकते हैं, जिसको आप करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसको आप करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी जो होगा वो आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे डॉट, जे अगर जे वेक्टर जैसा हो जाए तो आपकी कहानी हो जाएगी आई बराबर जे डॉट ए। तो जे डॉट ए मतलब हो गया कि करंट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड करंट। The dot product of current density and area vector is called current। तो करंट का एक और डेफिनेशन हमारे सामने आया, करंट का डेफिनेशन, the dot product of current density and area vector is called करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक खत्म होती है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि करंट कैसे टेंसर क्वांटिटी है। अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि करंट वेक्टर है या स्केलर है, तब आप पहुंच क्या करोगे, तो आप स्केलर की तरफ जाओगे। लेकिन टेंसर की अगर वही चर्चा कर दी जाए तो आप टेंसर को पिक करोगे। इसके बारे में हम बढ़िया से लेक्चर में समझाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।